हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए ये क्लास है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए ये आपकी साइंस की क्लास है ना। तो साइंस में आपको सामान्य सामान्य विज्ञान के अंतर्गत तीन आपके विज्ञान आ जाएंगे। एक आपका फिजिक्स आ जाता है, एक आपका केमिस्ट्री आ जाएगा और एक आपका बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो बायोलॉजी का दिया, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्त मित्रों तक शेयर भी करते रहे ना। फिर उसके बाद मैंने आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो दे दिया है और आज आपको फिजिक्स का वीडियो दे देंगे। अपना जो टारगेट था वो टारगेट यही सेट था कि 15 अगस्त के दिन आपको लास्ट साइंस का वीडियो दिया जाए, जो मैंने कंप्लीटली कंप्लीट किया ना। तो जब आपको 15 अगस्त से पहले ये भौतिक विज्ञान का भी वीडियो मिल जाए, 15 अगस्त फिलहाल तो सेट करके रखा था, 15 अगस्त तक साइंस खत्म कर देना है ना, सामान्य विज्ञान, जो कंप्लीटली 15 अगस्त से पहले ही खत्म हो गई। ठीक है। तो क्योंकि अभी आपका जीके जीएस देना बाकी है ना, सबसे मतलब इस जो आपका ट्रेडिशनल जीके जीएस होता है उसका वीडियो, ये तो सब्जेक्ट वाइज थे। मैंने आपको सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाया, हिस्ट्री के बाद आपने देखा आपको पॉलिटी भी पढ़ा दी गई है ना, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दिया गया, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ा दिया गया है ना, ये सारी, और साइंस भी अब आज से समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो अब आप लोगों को करना क्या, सबसे बड़ा काम जो है वो टेलीग्राम चैनल, वहां पर यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी दोनों के लिए प्रोग्राम भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उनको भी आप देखते चले, है ना। वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे, किस पर ज्यादा फोकस किया जाए, जिससे इस बार यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 भी और यूपीएसआई 2025 भी आपका निकले, है ना। अब हो गई तैयारी, देखो भाई, तब पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप इस लाइन पर आए हैं तो ये एजुकेशनल लाइन, मतलब आपको फिर पढ़ना ही पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं लिंक कहाँ, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऊपर ही लिंक दी गई है ना, तो उस लिंक को ज्वाइन कर लें। अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते तो ऐप का भी लिंक दिया गया नीचे, है ना। तो उसको इसलिए दूर दूर, बड़ा दूर दूर रखा गया, ऊपर उसको नीचे सबसे उसको दिया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी प्रकार। ठीक है। और बहुत से बच्चे बोल रहे हैं करंट अफेयर भी पढ़ा दो। हाँ, मेरा पूरा क्या कहते हैं, तभी तो 50 नंबर पक्के होंगे जब करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे। तो इसके बाद जीके जीएस और फिर हिंदी, उसके बाद करंट अफेयर का वीडियो आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर आप वो याद नहीं करनी, बस आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग अभी तक, तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए लगातार मेहनत की जा रही है। तो आज सामान्य विज्ञान का ये लास्ट वीडियो, भौतिक प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका सब टॉपिक दिया गया वो है आपका मात्रक और इकाई से संबंधित। किससे संबंधित, मात्रक और इकाई से संबंधित। तो कहा गया प्रतिरोध की एसआई मात्रक इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या होगी, तो ओम होगी। क्या होगी, ओम होगी। ठीक है। कहा गया प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, इसे डब्लू से संकेत ये संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाए। ज्योति तीव्रता एक एक इकाई में व्यक्त किया जाता है, इसका नाम क्या है, तो कैंडला। क्या नाम है, कैंडला। अब टाइम बिल्कुल नहीं पास करिएगा। आइए, जो तीव्रता की इकाई कैंडला है, इसकी किसी दिशा में किसी प्रकार का गया स्रोत के एकांक घन कोण में उत्सर्जित होने वाली ज्योति फ्लक्स की मात्रा को प्रकाश स्रोत की दिशा में ज्योति तीव्रता कहते हैं। कहा गया माप इकाइयों के सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या है, तो आप कहेंगे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब देखो, कहा गया सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीसी फुट, पाउंड और सेकंड, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एसआई में आप कहेंगे सात सेवन मूल मात्रक होते, उसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल, एवं दो संपूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखोगे आप सभी लोग। कहा गया प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है, तो आप कहेंगे पास्कल है। क्या है, पास्कल है।
कहा गया जब किसी पिंड पर एक विरूपक बल लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यान प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है। ये प्रत्यानयन बल मान में प्रत्यारोपित बल के बराबर तथा दिशा में उसके विपरीत होता है। एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर एफ बाई ए होता है। एफ बल और ए क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमी सूत्र आपके एम एल माइनस वन और टी माइनस टू होता है। ठीक है, एक पास्कल इसका संकेतक पी ए, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद कर लो, इस बार आरओ में कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। आगे आते हैं, क्या गया निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा या हीट को मापने के लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे कैलोरीमीटर। किसका? कैलोरीमीटर। कहा गया समय की एसआई इकाई क्या है? तो आप कहेंगे सेकंड। क्या होगी? सेकंड। ठीक है, तो कहा गया है समय की एसआई इकाई सेकंड और एक मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ियों में सीजियम 133 का परमाणु 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है। कहा गया सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वैसे तो गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर भी है, एमीटर भी है। तो उत्तर अगर आयोग मानता तो डी मान सकता था, लेकिन उत्तर यहाँ पर आयोग के द्वारा डी नहीं माना गया। तो क्या माना गया है? आइए पूरे अंक दिए गए हैं। कहा गया किसी परिपथ, ठीक है, किसी परिपथ या सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। कहा गया आपके वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोधी वाला गैल्वेनोमीटर है, जबकि एमीटर एक निम्न प्रतिरोधी वाला गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो पूर्ण अंक प्रदान किए गए थे, टेंशन नहीं लेने का। आगे देखो, कहा गया शीतकाल सायनता की एसआई इकाई क्या होगी? तो न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग होती है। याद कर लो, डायरेक्ट याद करो। सायनता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच होने वाली उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। सायनता केवल दो द्रवों तथा गैसों में होती है। इसका मात्रक पास्कल सेकंड है, जबकि गतिशील सायनता का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप कहेंगे एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर विद्युत की धारा या बिजली के करंट की एसआई यूनिट होती है। जब एक कूलम का विद्युत आवेश प्रति सेकंड प्रभावित होता है तो उसे एक एम्पियर कहा जाता है। शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत का विभव का मात्रक वोल्ट तथा ज्योति तीव्रता का मात्रक आप कहेंगे कैंडला होता है। आयतन की एसआई इकाई क्या होती है? घन मीटर होती है। क्या होती है? घन मीटर। ठीक है, तो आपकी घन मीटर। कहा गया दबाव का एसआई यूनिट क्या होगा? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, किस तरह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं? दाब का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। आगे देखते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चले ना, आपके लिए मेहनत की जाती है। वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती। दाब बराबर लंबवत बल बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। पास्कल इकाई है तो किसकी है? दाब की है। अभी जस्ट अब कहा गया रेडियो धर्मिता नापी जाती, तो आप कहेंगे गीगर मूल काउंटर में। ठीक है, गीगर मूल काउंटर एक यंत्र है जो आपके आयनीकारी विकिरण सूचक है। इसमें एक गैस से भरी ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं। गीगर मूल काउंटर द्वारा ट्यूब में प्रवाहित सूक्ष्म धारा से उत्पन्न प्लस की संख्या के द्वारा क्षेत्र की तीव्रता या रेडियो धर्मिता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। कैलोरीमीटर का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं या भौतिक परिवर्तनों के ऊष्मा मापन या ऊष्मा धारिता मापने के लिए किया जाता है। कहा गया आपका पोलरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग सक्रिय रूप से प्रकाशिकी या प्रकाशित पदार्थ के घूर्णन के कोण के मापने के लिए किया जाता है, जो कि एक दृष्टिगत रूप से सक्रिय पदार्थ के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश से गुजरता है। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है
तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो 1 जूल बराबर आपको बता दिया गया, ये निकल कहा गया। पराध्वनिक गति का मापकन किस इकाई से होता है? तो मैक से। किससे होता है? मैक से। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पराध्वनिक गति की माप मैक या मैक नंबर की सहायता से की जाती है। ये वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाला वायुयानों जैसे लड़ाकू विमानों की गति की तुलना ध्वनि की चाल से करने वाला एक अनुपात है। जैसे यदि किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है तो इसकी गति 1 मैक मानी जाएगी। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। भूकंप का परिणाम का मापक रिएक्टर और समुद्री जहाज की गति मापने की नॉट, है ना, नॉट। आ जाओ भाई। कहा गया सुपरसोनिक की स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है? तो मैक होता है। क्या होता है? मैक होता है। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml की पावर 2 t माइनस की पावर -2 है? तो आप कहेंगे कार्य, है ना, किया गया कार्य का मात्रक है, आयाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब इसको देखेंगे, किया गया। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चलाई गई दूरी की इकाई है। ठीक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो आप कहेंगे तार की दूरी है। प्रकाश वर्ष का एक मापक क्या? तार की दूरी है। अक्टूबर 2022 में पूछा गया था आपके ट्रिपल सी पेट में, यूपी ट्रिपल सी पेट में। ठीक है, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। तार की दूरी है। सागर की इकाई मापने के कहा गया, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण? तो फेदोमीटर। किसका? फेदोमीटर। फेदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग सागर की गहराई मापने हेतु किया जाता है। यूडियोमीटर से गैसों के मध्य रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है। कहा गया आपका पेरिस्कोप प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में न आने वाली वस्तुओं को देखने का ऑप्टिकल उपकरण है। कहा गया विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर। किसका? ओम मीटर। ओम मीटर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। कहा गया ओम मापी जो अत्यंत कम प्रतिरोध के मापन हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन्हें माइक्रो कहा गया ओम मीटर कहते हैं। जिनका उपयोग बहुत अधिक प्रतिरोध के मापन हेतु किया जाता है, उन्हें मेगा ओम मीटर या कहा गया आपका मेगर कहा जाता है। ठीक है, कहा गया भूकंप के को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। रिएक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापने का एक पैमाना है। यह एक लघु गणकीय स्केल है जिसमें 1 से 10 तक नंबर बांटा जाता है, तक बराबर नंबर कहा गया बटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुना आयाम को बताती है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? आप कहेंगे पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, आगे देखो, क्लास लंबी होगी ये वाली क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, लगभग 2, अब देखते हैं कितने घंटे की जाती है। कहा गया विद्युत वाहक का मापन आपके पोटेंशियोमीटर द्वारा किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जा सकती है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है। कहा गया बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठीक है, तो कहा गया बार वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक है जो 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रा के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होती है। न्यूटन किसकी इकाई है? तो आप कहेंगे बल की इकाई है। किसकी? बल की। तो न्यूटन बल की इकाई, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का प्रतीक बी होता है, सिंबल क्या? बी, जबकि टेस्ला का प्रतीक टी होता है। डायोप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बल सबसे भिन्न है। तो भौतिक राशियों को सामान्यतः 2 भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम अदिश राशि, द्वितीय सदिश राशि।
अदिश राशियों के निरूपण के लिए केवल परिणाम या परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जबकि सदिश राशियों के निरूपण के लिए आपके परिमाण तथा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज एवं कार्य अदिश राशियां, जबकि बल, वेग तथा त्वरण सदिश राशियां हैं। ठीक है, क्या होंगे? सदिश राशियां होंगी। आगे आते हैं। आ दो भाई। अब देखेंगे आगे प्रश्न क्या कह रहा है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते चले। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपको अदिश पूछा गया, तो कार्य, कौन सी कार्य? कार्य तथा जूल की इकाई क्या है? तो आप कहेंगे जूल होती है। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बल का तो न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन मीटर, तो आप क्या बोलोगे? जूल। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक भी जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। कहा गया आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से नहीं, हाइग्रोमीटर से। हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। एक हार्स पावर कितने बराबर? तो 746 वाट के बराबर। 46। कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है, अर्थात एक सेकंड में किए गए कार्य की मात्रा सामर्थ्य होती है। इसका मात्रक जूल पर सेकंड, इसे वाट भी कहते हैं। इसका अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है या हार्स पावर भी कहा जाता है, जो कि लगभग 746 वाट के बराबर होता है। आगे देखो, तो आगे निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? 33। तो आप कहेंगे जूल प्रति सेकंड। ठीक है, 33 का जूल पर सेकंड। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, अर्थात P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, इसे ही वाट कह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का है, लेकिन सामर्थ्य का जूल नहीं होगा। ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो पी बराबर W/T है ना। इसका एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक वाट घंटा किसके बराबर होते हैं? तो 3600 जूल के बराबर होते हैं। कैसे? एक किलो वाट घंटा बराबर 1000, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, एक वाट सेकंड बराबर 1 वाट गुणे 1 सेकंड बराबर 1 जूल। एक वाट घंटा कार्य या ऊर्जा का मात्रक, तो 1 घंटा बराबर 3600 जूल होंगे। कहा गया जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे, देखो यहाँ पर कोई नहीं सही है ना। ठीक है, कहा गया माना m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। इस वृत्तीय पथ पर घूर्णन गति के अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्व आघूर्ण का मान वस्तु के द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष से वस्तु तक की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr²। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, जो कि विकल्प में बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, तो आप कहेंगे 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। याद कर लो, इस सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना? 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। आगे आता है अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह है। देखो, सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लो फटाफट ना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो आगे वायुमंडलीय दाब का अर्थ किसी भी दिए गए स्थान और समय पर वहां की हवा के स्तंभ का भार है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब का मान पारे के 76 सेंटीमीटर या आपके 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आपके 1.013 बार या 760 मिलीलीटर के बराबर होता है। याद कर लो, ये या करके जो लिखे। कहा गया शरीर द्रव्यमान सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। तो आप कहेंगे वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना करने के लिए उस व्यक्ति के वजन, कितने वजन या किलोग्राम, उसकी ऊंचाई के वर्ग में विभाजित करते हैं। ठीक है, वही बता दिएगा।
अब आता है आपका अगला जो सब टॉपिक, यांत्रिकी। किससे संबंधित? यांत्रिकी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास का, ये क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो आप कहेंगे व्हील बैरो। ठीक है, व्हील बैरो या सरौता, नट, क्रेकर आदि द्वितीय श्रेणी के लीवर के उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के लीवर के वे लीवर हैं जिनमें भार मध्यम में एवं आयाम तथा आलम किनारे किनारे होते हैं। ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। किसका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? कहा गया आलम, आयाम तथा भार एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, उत्तोलक में आलम, आयाम तथा भार के मध्य स्थित होता है। इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक और एक के बराबर तथा एक से कम हो सकता है। उदाहरण जैसे कैंची, है ना, आपका फ्लैट, शीशा, झूला आदि है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आलम तथा आयाम के बीच में भार होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उदाहरण जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आलम और भार के मध्य आयाम होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। जैसे चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। ठीक है, तो ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन उदाहरणों को आप सभी लोग की इस किस में आएंगे, है ना, कौन सा तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आएगा, कौन सा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आएगा, कौन सा प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आएगा। आगे देखते हैं। कहा गया लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? तो आप कहेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस पिंड को किसी स्थिर तरल को पूर्णतया या अंशतया डुबाया जाता है तब उसके भार में आभासी कमी आती है। भार की यह आभासी कमी पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर हो जाती है। आगे देखो, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है तो समुद्र के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर ना, कहां पर? पृथ्वी के केंद्र पर। कहा गया है किसी वस्तु का भार वह बल जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यह भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम तथा पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम। अतः आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर जी का मान न्यूनतम कहां पर? तो विषुवत रेखा पर होता है। कहां पर? अब विषुवत रेखा पर होगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहा गया यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा असीमित। कैसा? असीमित। यम द्रव्यमान, कहा गया यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान असीमित हो जाएगा। आगे आते हैं, देखेंगे। बहुत ही अच्छे और एथेंटिक एकदम क्वेश्चन है आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही है तो याद करते चलो। ये क्वेश्चन ना आए तो बेकार है ना। कहा गया डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक को वैद्युत में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो या आपके डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित रूपांतरण के लिए तो आप कहेंगे संचयक सेल का प्रयोग किया जाएगा। संचयक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर ऊर्जा का भंडारण करता है और इसके पश्चात जब इनका उपयोग किया जाता है तब ये सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन है? तो गतिज ऊर्जा। कैसा? स्थित नहीं है, गतिज ऊर्जा है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। कहा गया संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, आगे दो, कहा गया इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आता है प्रकाश, लाइट, है ना। तो आप भी अपने जीवन में लाइट लाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए जमकर पढ़ें, है ना। यूपी ट्रिपल एससी, एसआई, है ना, वगैरह वगैरह अब बहुत सी वैकेंसियां आ रही हैं और आपकी यूपीपी भी आने वाली है। तो भाई तैयारी पर लग जाओ, कमर कस लीजिएगा। अब किसी भी बात का इंतजार नहीं करिएगा, ठीक है, कि अभी सभी सही समय नहीं आया है, अभी डेट कहाँ आई है एग्जाम की, दरोगा वाली, है ना। तो दारोगा वाली डेट आ जाएगी, अभी पेट वाली डेट लगी है। जब तक आप फॉर्म भरेंगे तब तक वो भी डेट हो सकता है सुनिश्चित कर दी जाए। वैसे तो नवंबर दिसंबर बताया जा रहा है दरोगा का एग्जाम, ठीक है। तो लगे रहो भाई और अपना निर्णय, अपना एक टारगेट सेट करो और लग जाओ पढ़ाई पर। जीके जीएस लगभग वही आती है, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आइए, कहा गया प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो कहां पर? अपारदर्शी, ठीक है। प्रकाश के पथ में एक अपारदर्शी वस्तु आने पर छाया का निर्माण होता है। कहा गया प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती है तो यह प्रकाश के मार्ग को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। कहा गया प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल आपके निवसन का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सूक्ष्मदर्शी के विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। किसके? सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। कहा गया प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या आपके लाइट माइक्रोस्कोपी में सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल आपके कहा गया निम्न का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण, कौन सा? उत्तल दर्पण, ठीक है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं छोटा बनता है। तभी तो इतने से छोटे से शीशे में आ जाता है। अब आपकी गाड़ी में, ये गाड़ी है, इसमें साइड के मिरर ऐसे छोटे छोटे से लगे होते हैं। इसमें आपको क्या आभासी, मतलब कैसी चीज है, बस, ट्रक, ठेला, जो भी है, सीधा एकदम कि आ रहा है कि खड़ा है कि क्या है, एवं छोटा सा दिखाई देता है, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि हमारी गाड़ी से कितनी दूरी पर है। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालकों के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्य अवलोकन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसका प्रयोग? और उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका? तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आगे आते हैं, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। जब तक चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख तो बहुत से बच्चे रहे वीडियो को ना, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, सब्सक्राइब करते चलें। कहा गया प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा, उपयुक्त सभी, ठीक है। कहा गया प्रकाश में तीन मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। इनको मिलाने से द्वितीयक रंग पीला, मैजेंटा, पिकॉक नीला का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत चित्रकार के लिए लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग माना गया है। इसके विपरीत है, ठीक है, विपरीत चित्रकार। लेकिन प्रकाश में तीन ही माने गए, लाल, हरा, नीला, और आपके चित्रकारों द्वारा लाल, पीला, नीला माना गया है, ठीक है। कहा गया मुख्य रंग कौन से हैं? तो आप कहेंगे लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंसों का? तो अवतल लेंस। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो दृष्टि का स्थायित्व, जरा दूर दृष्टि, निकट और दूर, ये है, ठीक है। तो कहा गया मुख्य रूप से तीन सामान्य आपके अपवर्तन दोष होते हैं, निकट दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष संबंधित है तो दूर की वस्तुओं का न दिखना। निकट में निकट की वस्तु दिखती है, ठीक है, दूर की वस्तुओं का न दिखना, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। आगे आते हैं, आगे चलते हैं, और ये रहा आपका, देखिएगा ध्यान से इसे पढ़ना। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की रखी वस्तु को देख लेता है, किंतु एक निश्चित दूरी से
अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है, जिसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में प्राय नेत्र गोलक के बड़े हो जाने पर या कार्निया अथवा लेंस के अधिक मोटा हो जाने के कारण रेटिना तथा केंद्रित बिंदु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे मायोपिया को। किसको? मायोपिया को। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष से मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुओं तो साफ दिखाई देती, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इनमें अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस न होकर के दृष्टि पटल के आगे ही फोकस हो जाती हैं, इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस को स्पष्ट पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। यह नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कहा गया दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस, तो आप क्या बोलोगे कि 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल नहीं, 200 सेंटीमीटर नहीं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहा गया दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। इसे दूर करने के लिए और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ दो भाई, बाकी वो सब आपका आगे आता है, वो आप देख लेंगे, सोल्यूशन है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। कहा गया एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है। इस संयोग का पावर क्या होगा? तो -1.5D होगा। ठीक है, तो आपको इस सूत्र पर रखना होगा और -1.5D आ जाएगा, याद कर लो डायरेक्ट ऐसे ही। ठीक है, ये देखो, और अवतल लेंस फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। लेंस से वस्तु की दूरी 23 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति क्या होगी? तो 60 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी? अब इस सूत्र पर इसको रखा गया है सारी चीजों को, और आपका आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सब नहीं बताने वाले हैं ना कि कैसे रखा गया कैसे नहीं, ये आपके सामने पुस्तक है, आपको पीडीएफ भी दे दी गई, आप इत्मीनान से बैठकर देख सकते हैं। आगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। ये कौन सा दर्पण हो सकता है? आप कहेंगे समतल या उत्तल दर्पण हो सकता है। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर दिखाई देता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल लेंस का प्रयोग सदैव छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। याद कर लो, रेटिना पर मानव नेत्र एक कैमरे की बात है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। आगे, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम व्यक्ति की आधी ऊंचाई, कितना? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तो आप पूरा प्रतिबिंब अपना देख पाओगे। कहा गया दंत विशेषज्ञ का शीशा, कहा गया नतोदर शीशा होता है। कैसा? नतोदर शीशा होता है ना। आ जाओ भाई, प्रकाश देख रहे हैं आप सभी लोग, देखेंगे। आगे देखेंगे, कहा गया है जो आपके दंत चिकित्सक होते हैं या दंत विशेषज्ञ शीशा, नतोदर शीशा या इसी को अवतल दर्पण होता है, उनके द्वारा नतोदर शीशा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटी रेंज में वे बहुत अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कहा गया पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। ठीक है,
उस उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आ गया वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। वस्तु की पूर्ण छवि तो प्राप्त होगी, लेकिन वस्तु की जो तीव्रता है, उसकी जो तीव्रता है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, या कम हो जाएगी। उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाए तो वस्तु से आने वाली विकिरण या किरणें लेंस के आधे भाग में परावर्तित होती और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है। तारे के चमकने का कारण क्या है? तो आप कहेंगे तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। याद कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेट में ही पूछा। तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं। वायुमंडल में कई परतों से बना है वायुमंडल। तारे तारे की प्रकाश किरणों के अपना मार्ग बदलने के परिणाम स्वरूप अपवर्तनांक निरंतर, कहा गया निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तारे हमसे अत्यधिक दूरी होने के कारण प्रकाश को हम तक पहुंचने में कई बार अपरिवर्तित होता है। कहा गया स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो प्रकाश का बिखरना, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित या बिखराव हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन या छितराव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या है? अब अभी अभी जस्ट बताया, तो आप क्या कहोगे? पानी द्वारा रोशनी का छितराव होता है। कहा गया किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? हीरा का। किसका? हीरा का। कहा गया हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 और सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है। किसका? सबसे कम वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। जल का अपवर्तनांक कहा गया 1.33 तथा क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वो काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश अवशोषित कर लेता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड, या इसी को 500 सेकंड कह दिया जाता है, या 499 सेकंड कह दिया जाता है, ठीक है। आ जाओ, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है? प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। याद कर लो भाई, ऑप्टिकल फाइबर, ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित। आ जाओ भाई, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। कहा गया किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नारंगी, है ना। कहा गया सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल का मिश्रण होता है। इन रंगों में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आवृत्ति सबसे कम। लाल रंग के बाद नारंगी आता है। कौन आता है? देखो लाल, कहाँ चला गया लाल? लाल तो नारंगी, ठीक है। रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है ना। आ जाओ भाई, विबग्योर पर कार्य करता है ये, ठीक है। किस पर करेगा? तो आप कहोगे विबग्योर पर। आगे बढ़ते हैं। कहेंगे किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो आप कहेंगे बैंगनी, ठीक है। किसकी? तो बैंगनी की। कहा गया लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जिसका मान लगभग 700 नैनोमीटर होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरनाक चीजों में ताकि दूर से दिखे। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसका मान 380 नैनोमीटर होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो आप कहेंगे नीला प्रकाश में। किसमें? नीला प्रकाश में। नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश तरंग के ऊर्जा की गणना E बराबर HF के आधार पर की जाती है।
प्लांक नियतांक तथा एफ तरंग आवृत्ति है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है, अतः इसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। आप देख रहे हैं ना। कहा निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल। कौन सा? लाल। ठीक है, तो प्रकाश का लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अच्छा बताओ, सबसे कम होगा कि सबसे ज्यादा होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर्वाधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। अतः अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? बैनी, यहाँ पीनाला, तो सफेद नहीं है, सफेद कहीं नहीं पढ़ा गया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? बैनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लेकिन आपका कहीं पर भी सफेद नहीं। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं ना, जो हम निकाल रहे हैं साउंड, ध्वनि, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? तो आप कहेंगे लोहा। कौन सा? लोहा। ध्वनिक का अर्थ जब वस्तुओं को पीटा जाता है तो उसमें से बजने की आवाज आती है। धातुओं में यह गुण इस कारण है कि उनकी विद्युत ऋणात्मक बहुत कम होती, इलेक्ट्रॉन बंधन कम होता है। जब धातुओं को पीटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चलायमान हो जाते हैं और गतिज ऊर्जा पैदा करते हैं, जो ध्वनि पैदा करने में खर्च होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर लोहा धातु है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कागा परस्रव्य तरंगे या अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए। ठीक है, कागे अल्ट्रासाउंड वेव्स यानी परस्रव्य तरंगों का प्रयोग चमगादड़ द्वारा शिकार का पता लगाने, जल पोत द्वारा सागर तल की गहराई ज्ञात करने, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में किया जाता है। जबकि आकाशीय वायुयान का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। किसका? रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखते चलो और अपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चले, है ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्लास अच्छी लग रही है? कमेंट भी करते चलना। आपको इतनी बड़ी बड़ी क्लासें दी जा रही हैं तो इसका लाभ भी उठाते चलो। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती, मतलब मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 100 हर्ट्ज। ठीक है, मनुष्य में ध्वनि की कहा गया श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 से कम तथा परश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। अपश्रव्य, परश्रव्य तथा परश्रव्य ध्वनि सामान्य मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। आगे देखो, कहा गया ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती? तो निर्वात में भैया आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है। यह तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोसों में सर्वाधिक होती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। तो कुछ दिए गए ध्वनि की चाल है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नवत, जैसे वायु पर कागज 346 मीटर पर सेकंड, जल या आसुत पर 1498 मीटर पर सेकंड, लोहा पर 5,950, सबसे ज्यादा लोहा पर ना, और कांच या प्लेट पर 3,980 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कागज 331 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं होता है? तो निर्वात में, है ना, जहां ऑक्सीजन ना हो। यदि कहा गया ध्वनि तरंग का कौन सी विशेषता इसके त्वरित को तय करती है? तो आवृत्ति। कौन सी? ध्वनि की आवृत्ति। आप कैसे समझते हो कि ये महिला है कि पुरुष है? तो उनकी आवृत्ति से समझते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती, क्योंकि इनके संचरण के लिए किसकी? तो आप कहेंगे द्रव्यात्मक माध्यम ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का विश्लेषण उसके आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर जबकि त्वरित उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। कहा किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो आप कहेंगे डेसिबल में। किसमें? डेसिबल। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस तरह से
किस स्तर से अधिक ध्वनि होती है, तो 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है। ठीक है, तो आगे कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज यद्यपि 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः यह 90 से 100 डेसिबल के बीच होती है। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 17.2 मीटर। ठीक है, जब कोई ध्वनि जो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है, मनुष्य का कान केवल इन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है, जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड में 10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराए, है ना, टकरा कर कम से कम 1/10 सेकंड में स्रोत के पास वापस लौटे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 344 मीटर होता है, एक सेकंड प्रति 1 सेकंड होता है। 1/10 सेकंड में ध्वनि की चाल चली गई न्यूनतम दूरी 344 गुणे 1/10 बराबर 34.4 मीटर होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि की स्रोत की न्यूनतम दूरी कितनी, तो 34.4/2, तो 17.2 मीटर, लगभग 17 मीटर। ठीक है, इतनी कहानी बताने के लिए इतना सब लिखना पढ़ना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी, तो 17 मीटर। अब ना भूलना कभी, कितनी, 17 मीटर। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच में लगभग न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर, है ना, प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। एक आगे एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकंड और तरंग दर 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग के आवृत्ति की गणना कितनी होगी, तो 2000 हर्ट्ज होगी। आपके कैसे निकाली गई ये बता दिए। वेग आपका कितना है, 700 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य आपका कितना है, तो आप कहेंगे 35 सेंटीमीटर है। तो इसको निकाला गया तो 35/100 मीटर आया, और फिर इस सूत्र पर रखा गया और आपका एन निकाल लिया गया, 2000 आ गया, 2000। अब आती है आपकी चालकता। क्या चालकता, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुछ कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। किसका, ताप का सुचालक, तो आप कहेंगे अभ्रक। कौन सा, अभ्रक। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है, या बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। क्या होती, अधिक होती है। आगे देखें, आगे कौन सी धातु धातु ताप का अच्छा सुचालक परंतु बिजली का बुरा बुरा है, तो आप क्या बोलोगे, अभ्रक। अभ्रक। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो आप कहेंगे समुद्री जल है। कौन सा है, समुद्री जल। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं, जो कि विद्युत प्रभावित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मददगार होते हैं। अतः समुद्र जल उपयुक्त सभी जलों में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है ना। आश्रित जल में अशुद्धियां एवं घुलनशील लवण नहीं होते, ये सबसे बुरे विद्युत विद्युत चालक है। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व उष्मा का सुचालक तथा उत्तम आपका कहा गया लुब्रिकेंट है, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा का सुचालक एवं उत्तम आपका स्नेहक है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में और विद्युत अपघटन में क्रिया में कहा गया इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अब आते हैं आपकी नाभिकीय ऊर्जा, सॉरी नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, नाभिकीय भौतिकी। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहेंगे, प्रबल नाभिकीय बल कहेंगे। ठीक है, चलिएगा अब आगे आते हैं। कागे परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबल होता है। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। ठीक है, कहा गया भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी, तो किस केंद्र पर, तो आप कहेंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय पनडुब्बी है।
कहा गया अत्याधुनिक तकनीकी पोत परियोजना के अंतर्गत इसे विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। ठीक है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जिससे एक भारी नाभिकीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है, जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा? तो आप कहेंगे अप्सरा है। कौन सा? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, जिसका आरंभ अगस्त 1956 में 1956 में महाराष्ट्र मुंबई के निकट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में हुआ था। इस रिएक्टर की डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने तैयार की थी। इसे पूर्णतः भारतीय इंजीनियरों के सहयोग से निर्मित किया गया था। कहा गया भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। क्या है? अप्सरा है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विद्युत धारा। किसकी बात? विद्युत धारा की बात। ठीक है, कहा गया ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालक में विद्युत इलेक्ट्रॉन धारा वाहक होते हैं। वे क्या करते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मूल मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो आप कहेंगे स्विच बंद होने पर। याद कर लो, 2000 पेट में ही पूछा गया था 2021 में। कहा गया एक स्विच दो अवस्थाएं होती हैं, एक खुला और एक बंद। स्विच खुला होने की अवस्था में सर्किट में धारा या बिजली का प्रवाह नहीं होता है, जबकि स्विच बंद होने की अवस्था में सर्किट में बिजली का प्रवाह अनवरत रूप से होता है। स्विच की अवस्था समझने हेतु देखो भाई, चित्र देख लो, है ना। अब आप बच्चे नहीं है, आगे आते हैं। कहा गया फ्यूज एक विद्युत परिपथ या कहा गया इलेक्ट्रिकल सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? अतिभारण या फिर ऊर्जा के रूप में, या फिर धारा, या फिर धारा उत्प्रेरण। तो आप कहेंगे अतिभारण, ओवरलोडिंग से। किससे? ओवरलोडिंग। फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा अतिभारण या ओवरलोडिंग से करता है। फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है जब परिपथ में अतिभारण या लघु पतन के कारण अधिक क्या होता है? तो आप कहेंगे जब यहां पर अधिक, आगे आते हैं। अधिक धारा प्रभावित हो जाती तब फ्यूज का तार गर्म होने पर पिघल जाता है, धारा प्रभावित होना बंद हो जाती, जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि परिणामित्र या ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण तथा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके द्वारा आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूर्ण अंक दिए गए थे, टेंशन नहीं लेने का ना। चलो, ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग बिना आवृत्ति परिवर्तन के शक्ति स्थानांतरण में किया जाता है। आगे कहा गया एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत अपघटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो क्या? प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधक एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है जो परिपथ में तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को प्रतिबाधित करने, संकेतकों के स्तर को समायोजित करने में किया जाता है। एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग कहा गया इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने में किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्विच कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्विच कहा जाता है। कहा गया स्विच अथवा कुंजी का उपयोग किसी विद्युत परिपथ को वियोजित करने अथवा संयोजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार जानदार होने वाले हैं। कहा गया आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? अब आप बताएंगे चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल। तो विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है।
ठीक है। आगे एसी और डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग, तो आप कहेंगे इसी को रेक्टिफायर या इसी को रेक्टिफायर से भी कह दिया जाता है। ठीक है, डीसी को कहा गया रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफायर। ठीक है, दिष्टकारी एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को कहा गया आपके क्लस्टिंग दृष्टि धारा में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चयी या आपके अपचयी करने के लिए करते हैं। कहा गया प्रत्यावर्ती धारा एसी को एक दिशा धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है, तो आप कहेंगे रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर या इसी को आपके दृष्टिकारी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तो आप कहेंगे धनात्मक और ऋणात्मक आयन में। किसमें? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के प्रवाह के कारण कहा गया एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। धनात्मक आयनों का प्रवाह धारा की दिशा में तथा ऋणात्मक आयनों का प्रवाह धारा की विपरीत दिशा में होता है। किसमें होता है? विपरीत दिशा में होता है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान जैसे या फिजिक्स जैसे ही समाप्त होती वैसे ही क्या होगा, आपका जीके जीएस शुरू कर। जीके जीएस एक्चुअली 2 वीडियो कम से कम बढ़िया से महामैराथन बनेंगे, तब 2 वीडियो में जाकर खत्म कर पाएंगे हम ना। अच्छे खासे क्वेश्चन है। आ दो कहा गया फ्लोरोसेंट ट्यूब और सीएफएल में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला भी होता है, तो पारा का। किसका? पारा का। ठीक है। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है, तो आप कहेंगे विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है। तो किसी चालक के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरे पर लगे हुए विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है जब ताप स्थिर हो। निम्न प्रकार से समझे, जैसे आपका ये है I बराबर V बाई R होता है। क्या आगे किसी चालक का प्रतिरोधी या प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। भाई ऐसे क्वेश्चन एकदम आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश या नेट चार्ज क्यों प्रभावित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I होगी, तो कितना होगी, तो आप कहेंगे I बराबर Q बाई टी होता है। I बराबर Q बाई टी होता है। ठीक है, आगे देखें अगला प्रश्न। कहा गया यदि टी समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश क्यू प्रभावित हो, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I बराबर Q बाई टी होता है। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है, तो R बराबर V बाई I। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप की अवस्था में किसी प्रतिरोधक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर R नियतांक बराबर प्रतिरोध होता है। 12V के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा, तो 60J या 60 जूल। ठीक है, ऐसे करके निकालोगे 60 जूल आ जाए। अब आता है तरंग गति। ठीक है, तो कहा गया रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, रेडियो तरंग का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात रेडियो तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। याद कर लो भाई, याद कर लीजिएगा, है ना, एक बार नहीं कई बार कहना चाहेंगे इस बात को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का आ गया है, तो आप सभी लोग जुड़ते चलें और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें। चैनल टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन करते चलें ना, और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी करते चलें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, आपको वहां पर हर एक चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा सा और समय देंगे तो आपका वहां पर क्विज भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक आध लोगों को जोड़ेंगे तो वहां पर सिर्फ क्विज भी शुरू हो जाएगा। आ जाओ भाई। कहा गया निम्नलिखित प्रकाश के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं, रेडियो तरंगों में। किसमें? रेडियो तरंगों में। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं विद्युत तरंग दैर्घ्य परावैंगनी किरण है,
400 nm से 1 nm, है ना। गामा किरणें इतना, रेडियो तरंग इतना, और रक्त तरंग इतना। रेडियो तरंग की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। देख लो रेडियो तरंग की, किसकी, रेडियो तरंगों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर। याद कर लो, एकदम याद कर लो, उसके तापमान पर। कहा गया एफएम प्रसारण बैंड के बीच, कहा गया आपका VHF रेंज होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफएम प्रसारण वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच होता है। एफएम प्रसारण सेवा प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का पारस जो होता है वो 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। कहा गया एफएम बैंड के लिए यह परास मानक रूप से प्रयोग किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का परास 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। कहा गया अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का 300 से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। एफएम का परासरण 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, इसलिए इसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है। कहा गया सामान्य प्रावस्था में, कहा गया कंपायमन माध्यम के किन्हीं दो समय सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती। क्या, तरंग दैर्ध्य। किसी माध्यम के किसी कण के द्वारा किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करते उसे तरंग दैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगों में दो आपस के सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा तरंग दैर्ध्यों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब आता है गुरुत्व के अधीन गति। किसके अधीन, गुरुत्व के अधीन गति। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQ है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए वहां के हैं, तो इसको याद करते चले। कहा स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहाँ गिरेगी, यात्री के हाथों में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, यात्री के हाथों में। ये एक नियम है। स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकता है, तो गेंद का क्षैतिज वेग उस ट्रेन की गति के बराबर होगा। इसके कारण गेंद वापस यात्री के हाथों में गिरती है। ठीक है, कहां पर गिरती है, यात्री के हाथ। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये तो आपने अपने में भी उदाहरण करके देख लिया होगा ना। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो बस या ट्रेन है ना, अचानक जैसे ब्रेक लगा दी गई तो झुक जाते। यह नियम का किस नियम का पालन करता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। यदि किसी वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अर्थात वह बल लगाकर वस्तु का वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो के नियम को जड़त्व का नियम भी कह दिया। चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना या आगे की तरफ झुकना न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या हो रहा होगा। तो अब ये तो निकालना पड़ेगा ना। अब हम कैसे कहते हैं कि ये चीज याद कर लो ना, तो आप कहेंगे √20 की पावर -1 होगा। ठीक है, तो गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आ रही है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh का सूत्र आरोपित किया जाता है। बाकी जो आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है, बस ध्यान पूर्वक आप सभी लोग देखते और पढ़ते चलें, है ना। अब जो आया था वो यहाँ पर उत्तर लिखा है। आगे क्या गया, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है, क्यों। देखो, ढालू सड़क पर पत्थर ऐसे लुढ़का दो तो आसानी से ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों। अब ऊपर की ओर अगर आप उठाओगे तो क्या होता है, आप कहेंगे कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है ना। क्या होता है, कम होता है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कहा गया ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में बल कम लगता है जबकि उसे उठाने में अधिक बल लगता है। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अब कोई लुढ़काए, अब देखो जैसे आप कहीं ढलान होती है तो क्या करते हो, साइकिल हो या गाड़ी है तो आप ढलान पर
एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं लेते, या आप साइकिल से चल रहे हैं तो पैडल नहीं, क्योंकि आसानी से आप उस ढलान के सारे, लेकिन उसी ढलान पर जब ऊपर की ओर चढ़ना हो तो मेहनत अधिक लगती है। ठीक है, ऊष्मा एवं ऊष्मागत की, है ना। अब आता है, कहा गया जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संघनन द्वारा। किसके द्वारा? संघनन के द्वारा। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रगों के सन्निहित होता है, जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। क्या? प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। आगे आते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। कहा गया किसी पदार्थ पर वह निम्नतम ताप जिस पर वो जलने आग पकड़ना लगता है प्रज्वलन ताप कहलाता है। फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना? 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक 212 डिग्री और हिमांक 32 डिग्री फारेनहाइट। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड व फारेनहाइट पैमाना समान होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला सूत्र रखना होता है और इस पर आप निकाल लोगे तो -40 डिग्री आ जाएगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी? तो आप कहेंगे गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, ठीक है। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, है ना। बर्फ की गुप्त ऊष्मा इतनी होती है। एक हार्स पावर, अभी ये थोड़ी देर पहले ही प्रश्न आ चुका था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कई बार जो प्रश्न आ गए उन पर टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पढ़ना है, टाइम पास नहीं करने आए हो आप ना। ठीक है, तो टाइम पास किसी प्रकार का आप कहीं भी ना करें, जहां भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहें। रिवीजन अभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप रिवीजन जरूर करते रहो ना। रिवीजन देखो, आपने 10 बुक पढ़ ली और एक बुक को 10 बार पढ़ लिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़ने से बहुत फायदे हैं। आपको जानकारियां मिलेंगी, आपको नॉलेज होगा। आपका सिलेक्शन एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। आगे आते हैं, नमक को कहा गया है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। क्या होता है? हिमांक घट जाता है। ठीक है, चलो, तो देखो हिमांक घट गया। कहा गया नमक, बर्फ के साथ नमक मिलाने से हिमांक घटता है, अर्थात बर्फ को पिघलने में लंबा समय लगता है। क्या लगता है? लंबा समय लगता है। कहा गया दो कांच के गिलास एक दूसरे के अंदर, एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग? अब मान लो गिलास है ना, कांच के गिलास है, अब इसके अंदर दूसरा, तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल दो, निकल आएगा बाहरी गिलास को, है ना। ये बड़े बड़े स्टेट लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चकबंदी लेखपाल 2015 का है। कहा गया दो कांच के गिलासों एक के अंदर दूसरा के परस्पर चिपक जाने पर बाहरी गिलास को गर्म, ऊपर अंदर वाले में ना, बाहरी वाली को बस गर्म में डाल दो, निकल जाएंगे ना। इसमें ऊष्मी प्रसार होगा, जिससे बाहरी गिलास की काव्यवृत्ति पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकला या निकाला जा सकेगा। अब आते स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, कहा गया ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा, ठीक है, ये कथन सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि ठोस जो होता है, कौन सा कथन सही है? ये सही है, इसका एक निश्चित आकार होता है, इसकी एक निश्चित मात्रा होती है ना, बाकी सब गलत है। आगे आ जाओ। क्या आगे, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 40 डिग्री। अधिकांश द्रवों के विपरीत पानी का व्यवहार 0 डिग्री से 4 डिग्री, सॉरी 40 बोल रहे ना, हाँ, तभी सोचने लगे। व्यवहार 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर पानी का व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अतः 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पानी का आपका घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, 40 नहीं। तो आगे शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलोगे? शुद्ध जल का। आप सभी लोग भी बताएंगे, कमेंट करें ना। तो देखो कुछ कुछ चीजें आप सभी लोग जानते रहेंगे। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आगे शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना, और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस इतना
4 डिग्री सेल्सियस पर इतना, और 100 डिग्री से देखो घट गया ना, तो इससे घट गया, ठीक है, इससे, ठीक है। तो सबसे अधिकतम कहां पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। शुद्ध जल जमता है, इसका घनत्व घटता है। जब जल जमता है तो इसका क्या होता है? इसका घनत्व घट जाता है। कहा गया 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। जैसे जैसे तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर जाता है, जल का घनत्व भी घटने लगता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो इसका घनत्व घटता है। कहा गया प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, ठीक है, आविष्कार। कहा गया एक्सरे की खोज किसने किया? तो आप कहेंगे रोंटजन, WC रोंटजन ने किया था 1895 WC रोंटजन के द्वारा की गई थी। इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार। कहा गया अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए नोबेल पुरस्कार? तो आप कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 1921 में। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिक में उनकी क्रियाओं के लिए, विशेषकर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए दिया गया था। आगे आते हैं, आगे देखो। कहा गया खोज एवं व्याख्या हेतु चयन के आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आइंस्टीन को यह पुरस्कार 1922 में प्रदान किया गया। गलत मिलान की पहचान करें। कहा गया फाउंटेन पेन लुइस आपके एडिसन वाटरमैन, ठीक है। एमीटर, तो एमीटर यहाँ पर गलत। बैरोमीटर तो आप कहेंगे टार्ट सेली ने किया था। एनिमेशन तो आप कहेंगे एमिल रेनोड ने किया था। लेकिन अमीटर का आविष्कार वैज्ञानिक है क्रिश्चियन आपके ओस्टेड ने किया था, ना कि आपके जेंसन ने, ठीक है। तो लेखनी जेंसन ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक थे, याद कर लो। तो अगर पूछ लिया जाए कि जैकी रियस जेंसन है ना, जेंसन जैकी रियस जेंसन तो ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया असंगत मैच की पहचान करें। तो प्रिंटिंग प्रेस तो इनकी खोज इन्होंने, बैक्टीरिया की खोज इन्होंने, ऑक्सीजन की खोज इन्होंने नहीं किया, हाइड्रोजन की खोज भी इन्होंने नहीं किया। तो C और D दोनों सुमेलित है। तो असंगत है, ठीक है, C और D। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने किया? तो आप कहेंगे जोहान्स गुटेनबर्ग ने। तथा बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान आपके लिवेनहक ने की। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय आपके प्रिस्टले व काले विलियम सीले को जाता है। ये अभी रसायन में भी कल पढ़ाया था हमने। जबकि एंटोनी लारेन कहा गया लेविजियर को आधुनिक अर्थशास्त्र का या रसायन शास्त्र का पिता भी माना जाए। हाइड्रोजन की खोज हेनरी आपके क्वेडेंस ने की थी। जबकि आपके ब्लेस पास्कल एक गणितज्ञ थे। इसका उत्तर डी माना गया था। क्या? केवल डी माना गया था, ठीक है, लेकिन गलत दोनों है। कहा गया सही मिलान की पहचान करें। माइक्रोवेव ओवन तो आप कहेंगे स्पेंसर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन की खोज आप कहेंगे पर्सी स्पेंसर ने। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फेराडे ने। बैटरी की खोज वोल्टा ने, है ना। और वर्नियर कहा गया कैलिपर की खोज आप कहेंगे पियरे वर्नियर ने, ठीक है। हाँ तो भाई आगे देखो, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो अभी अभी ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? क्या लिख दिया जाए? तो माइकल फेराडे, ठीक है, माइकल फेराडे। आगे देखो, कहा गया निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षाकृत सिद्धांत या आपके रिलेटिविटी कहा गया आपके टीवीटी थ्योरी प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E बराबर mc स्क्वायर। कहा गया सापेक्षता सिद्धांत या थ्योरी आप रिलेटिविटी निम्न में से किसके द्वारा? तो आप कहेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन जी के द्वारा, ठीक है। कहा गया डायनामाइट का आविष्कार, ये अच्छा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। कब? 1866 ईस्वी में, है ना, डायनामाइट का आविष्कार। और 1867 में इसका पेटेंट ले लिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किए? तो आप कहेंगे डायनामाइट का किए। किसका? डायनामाइट का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने? एल्बर्ट टेलर ने किया। एडवर्ड टेलर ने किया। किसने? एडवर्ड टेलर ने किया। आगे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। वर्ष 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक अर्थात फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है।
नवंबर 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। किस वैज्ञानिक ने कहा गया इलेक्ट्रोलिसिस नियम दिए? तो आप कहेंगे एम फैराडे ने। ठीक है, किसने दिया? एम फैराडे ने। फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रक स्वरूप का अध्ययन किया। इन्होंने खोज की कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तथा प्रक्रम में प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य निश्चित संबंध होता है। 1833 और 34 ईस्वी के दौरान फैराडे ने कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के नाम से जाना जाता है। कहा गया जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? तो आर्किमिडीज ने किया था। किसने? आर्किमिडीज ने। तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किया। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु के वजन में कमी आती है जो उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। कहा गया इसी विचार के आधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि तैरने वाली वस्तु अपने वजन के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है। किसी वस्तु का जल के सतह पर तैरने के लिए आवश्यक है कि वह अपने वजन के बराबर तरल को विस्थापित करे। कहा गया टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहेंगे गैलीलियो ने दिया था। किसने? गैलीलियो। कहा गया इटली के पीसा नामक शहर में 1564 में जन्मे गैलीलियो लगभग 4 शताब्दी पूर्व यूरोप में हुई वैज्ञानिक क्रांति के सूत्रधार थे। उन्होंने त्वरण की संकल्पना दी। कहा गया पिंडों की आनत समतलों पर गति अथवा मुक्त रूप से गिरते पिंडों की गतियों के प्रयोगों द्वारा उन्होंने अरस्तु की अवधारणा की किसी पिंड को गतिमान रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है तथा भारी पिंड हल्के पिंडों की तुलना में गुरुत्व बल के प्रभाव को तीव्रतर गति से गिरते हैं का खंडन किया गया। और इस प्रकार जिन्होंने जड़त्व के नियम की खोज की जो आपके आइजक न्यूटन के कहा गया आपके युगांतरी कार्य का आरंभ बिंदु माना जाता है। आगे देखो कहा गया आपके डायनमो की खोज किसने किया? तो माइकल फैराडे ने किया। किसने? माइकल फैराडे ने किया। ठीक है, डायनमो या विद्युत जनित रे की खोज माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधार पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारी पानी की खोज किसने किया? यूरे ने किया था। किसने? यूरे ने। ठीक है, तो कहा गया भारी पानी की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक H.C. यूरे ने किया था। इसी को D2O का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। कहा गया सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक होता है। कहा गया न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। किसने किया? चैडविक ने। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण और कहा गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे चैडविक ने किया था। अब कुछ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है ना, तो आइए देख लेते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ठीक है, सभी लोग जानते हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल 1980 के दशक से प्रारंभ माना जाता है। यह पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सभी प्रकार की उच्च स्तरीय भाषा जैसे C++, जावा, नेट आदि का प्रयोग किया जाता है। नोटबुक, पाम टॉम, सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के उदाहरण माने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्या लगता है आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं? कमेंट करके बताना ना कि आप क्या 75+ नंबर के लिए अपनी भरपूर तैयारी दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको 75 नंबर मिल सके? अगर नहीं कर रहे हैं तो करिएगा। ठीक है, कहा गया मॉडेम की गति की गणना में से किस दर से की जाती? तो BPS के द्वारा। मॉडेम की गति की गणना BPS की दर के कहा गया बिट्स पर सेकंड के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो आप कहेंगे विंडोज है।
कौन है? विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संचालित करने की क्रिया को निर्देशित करता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी और प्रक्रियाओं के साथ साथ सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम को आधार प्रदान करता है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। आगे आपके असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में तो दूसरी पीढ़ी से, कब से? दूसरी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो आप कहेंगे कृत्रिम उपग्रहों के पास। किसके पास? कृत्रिम उपग्रहों के पास। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कृत्रिम उपग्रह आप केंद्रीय बल के सिद्धांत की अनुपस्थिति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के संतुलन। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग करके नहीं भाई, है ना, एक प्रक्रिया होती है। तो आप कहेंगे ईमेल का गया चैटबैट खोलकर, है ना, चैटमैट खोलकर। ठीक है। तो क्या बोलोगे? हाँ, आओ तो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस एक सेकंड देना, एक्चुअली बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है इस वजह से। तो कहेंगे आपके ईमेल ईमेल अटैचमेंट खोलकर। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। आगे ईमेल अटैचमेंट खोलने से कंप्यूटर वायरस का पता चलता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। दुनिया का सबसे तेज फ्रंटियर किस देश में विकसित हुआ है? तो यूएसए का है। कहाँ का? यूएसए का। ठीक है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे, कहाँ का होगा? तो आप कहोगे यूएसए का होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, एक सेकंड देना, इसको लाने का प्रयास करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ का होगा? तो आप बोलोगे यूएसए का होगा। ठीक है। हाँ, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, विकसित किया गया है। यह आपके कहा गया हैवलेट पेकार्ड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का प्रयोग करके बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से किस कहा गया फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? F2, है ना, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे F2। ठीक है, F2 फंक्शन का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F1 का प्रयोग हेल्प विंडो का ओपन करने के लिए किया जाता है। F3 का उपयोग सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो आप ये करके देख सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है या कंप्यूटर है। ठीक है, आगे दो कहा दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। तो आप कहेंगे क्या? दस्तावेज को अनसेव करना और पेपर सेटिंग नहीं, डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट प्रीव्यू देखना। तो आप कहेंगे बी और सी दोनों सही है। जब ऐसे क्वेश्चन आए बी और सी, मतलब एक ऑप्शन डी ऐसा बनाया जाए, तो आप किस पर जाओगे? फोकस करोगे इधर ही। आगे एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीवर्ड या कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे राइट एरो का। किसको? राइट एरो। ठीक है, राइट एरो। आगे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। तो कहा गया एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। कहा गया स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका है। तो आप कहेंगे फंक्शन। ठीक है, क्या है? फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपके स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का आसान तरीका है, क्या है? तो आप कहेंगे फंक्शन है। ठीक है, आगे देखो। पावर पॉइंट में स्लाइड में कहा गया हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस के दबाना। क्या? कंट्रोल प्लस के दबाना। तो पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा प्रकार नहीं? तो आप कहेंगे डिजिटल है ना, हार्बिड है, एनालॉग है, लेकिन रिमोट नहीं है। कौन सा नहीं है? तो रिमोट नहीं है। देखो, कहा गया ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, एक डिजिटल, एक हार्बिट और एक आपका एनालॉग। अतः ऑपरेशन के आधार पर रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को ग्रहण कर या प्रोसेस कर एक कहा गया अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करती है। ठीक है, कहा गया विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल का
फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शार्ट की, तो आप कहेंगे F3। अभी जस्ट बताया था क्या करना है, F3 आपको प्रयोग करना है। ठीक है, आगे देखो क्या गया, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए शार्ट की क्या होती है, F3 का प्रयोग किया जाता है। F4 शॉर्टकट की शार्ट की का उपयोग फाइल एक्सप्लोरर में कहा गया एड्रेस बार लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, किसको, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कहा गया एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिस हालांकि कुछ स्रोतों से आधुनिक कंप्यूटर के जनक आपके एलन एम आपके ट्यूरिंग को भी माना जाता है। ठीक है, कहा गया निम्न में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है, तो क्या भूमिका का वर्णन करेगा, तो आप कहेंगे यह एक प्रोग्राम है जो रोम से संपादित या निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है। क्या किया जाता है, यह एक रोम प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है और जब कंप्यूटर में चालू होता है। ठीक है, अब देखो वही बात यहाँ पर जैसे कहा गया रोम से निष्पादित होता है, यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क, वीडियो कहा गया अडाप्टर, कीबोर्ड है ना, माउस, प्रिंटर जैसे संलग्न उपकरणों के मध्य डाटा प्रवाह का प्रबंधन भी करता है। ठीक है, आता है, अब आता है भौतिक विज्ञान आपका मिसलेनियस। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। डीआरडीओ द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप परीक्षण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल परीक्षण या मिशन का नाम क्या था, मिशन शक्ति। क्या नाम था, मिशन शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आता है आपका, देखेंगे सभी लोग प्लीज, छोटी छोटी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज ना, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, लाइक कर देंगे तो और हमें मतलब अच्छा लगता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और आपको देते रहें। कहा गया इस मिशन को मिशन शक्ति नाम दिया गया है। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश भी बन गया था। हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल कहा गया आपके आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सारणी रडार प्रणाली विकसित की गई। उस रडार का कहा गया विशिष्ट प्रकार क्या है, तो आप कहेंगे हथियार का पता लगाने वाला रडार है। क्या है, हथियार का पता लगाने वाला रडार। कहा गया स्वाति हथियार का पता लगाने वाला रडार भारत द्वारा विकसित एक मोबाइल आपके कहा गया आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध रडार है। 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है, तो आप कहेंगे संचार। कौन सा है, संचार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर से यहाँ पर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आ दो भाई। तो आगे 6 फरवरी 2019 को कैरू प्रक्षेपण बेस या फ्रेंच गुयाना से व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवा प्रदान कंपनी का गया आपके एलियन स्पेस के एरियन 5VA247 रॉकेट के उड़ान भरी। यह उपग्रह भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएं प्रदान करे। GSAT-31 भारत का संचार उपग्रह का गया CST-31 आपके DTH टेलीविजन सेवाएं, ATM स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल सैटेलाइट और ई गवर्नेंस का गया अनुप्रयोग के लिए BST या कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, तो अग्नि 5 है। क्या है, अग्नि 5 है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, अग्नि 5 है। ठीक है, तो कहा गया अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर परमाणु सक्षम कहा गया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसका पहला परीक्षण 16 अप्रैल 2012 को किया गया था। अग्नि श्रृंखला की यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेद सकती है। ठीक है, और करना क्या है, तो आपको ये सारी चीजें याद करते चलना है। आगे देखो, कहा गया इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स आर्बिटर मिशन सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की कक्षा में कितने वर्ष पूरे किए, तो 4 वर्ष पूरे कर लिए। कितने वर्ष, 4 वर्ष।
ठीक है। तो कहा गया 2018 में 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और मिशन 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। 18 में 4 वर्ष पूरे कर लिए 2018 में। कहा गया 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा, आर्यभट्ट रखा गया था। क्या रखा गया था, आर्यभट्ट। ठीक है। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कहा गया आपके कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। इस उपग्रह का भार लगभग 360 ग्राम था, 360 किलोग्राम था। इसका उपयोग कहा गया इसका प्रमुख उद्देश्य खगोल की एस किरणों तथा और सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों को अध्ययन करना है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का एक खंड नहीं है, तो स्वतंत्र खंड नहीं। कौन सा खंड नहीं है, तो उपयोगकर्ता खंड, अंतरिक्ष खंड और नियंत्रण खंड है, लेकिन स्वतंत्र खंड नहीं है। ठीक है। देखिए जीपीएस के 3 विन्यास खंड होते हैं। अंतरिक्ष खंड जहां कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नियंत्रण खंड ये स्टेशन पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर स्थापित किए गए हैं और आकाश में घूमते उपग्रहों के संचालन पर नियंत्रण रखते हैं। आगे उपयोगकर्ता खंड, इस खंड में जीपीएस रिसीवर उपकरण शामिल होता है जो जीपीएस उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करता है और उपयोगकर्ता की त्रिआयामी स्थिति और समय की गणना करने के लिए प्रेरित जानकारी का उपयोग भी करता है। आगे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया था? आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जहां पर खड़गपुर होगा तो वो वाला आपका सही ऑप्शन होगा। आइए इधर देखते हैं। तो प्रथम आईआईटी स्थापित किया गया था कहां पर, खड़गपुर। ठीक है। देखें आईआईटी खड़गपुर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर। कहा गया आईआईटी या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की स्थापना 1950 में की गई थी। 18 अगस्त 1951 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन भी किया था। क्या किया था, औपचारिक उद्घाटन भी किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल कहाँ पर टेक्नोलॉजी, तो हैदराबाद में। कहा गया भौतिकी के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए दिया गया था, तो लेजर भौतिकी के लिए। किसके लिए, लेजर भौतिकी के लिए। 2018 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थर आस्किन, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आपके गेरार्ड मैरो और कनाडा के वैज्ञानिक आपके डोना कागस्टिकल लैंड को लेजर भौतिकी के लिए दिया गया था। 2022 का नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में एलन आपके कहा गया स्पग जॉन क्लाजर तथा आपके एंटॉन जेलिंगर को दिया गया। ठीक है, याद रखो भाई इनके नाम। कहा गया इलेक्ट्रॉनों की तरंग आवृत्ति को अप्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो आप कहेंगे डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। जर्मर प्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक करता है। ठीक है, चलो आगे आता है। और ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन लोअर में पूछे गए, लोअर की वैकेंसी जैसे ही पेट एग्जाम होगा उसके बाद आएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग कंप्यूटर, सेलफोन, टेलीफोन, लैपटॉप और विभिन्न अन्य उत्पादकों का निर्माण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक अवयव का उपयोग होता है। कहा गया कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी, तो 1984 में। ठीक है, कैप्टन राकेश शर्मा। ठीक है, आ जाओ भाई। कैप्टन राकेश शर्मा 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के कहा गया इंटर कॉस्मॉस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में अभी कोई गया था, है ना, इनसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बताएंगे। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, क्या बोलोगे, शुभांशु शुक्ला जी गए थे? अरे गए थे कि नहीं गए थे?
तो इनसे जो करंट वाला है ये सारी चीजें याद रखना। 1982 में गए थे, ठीक है। कहा गया माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित हो जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा एक चमकीले लौ के रूप में। जेट इंजन की किस घटना के आधार पर काम करता है? तो आप कहेंगे रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर। जेट इंजन रैक कहा गया आपके रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी गतिशील पिंड का वेग या संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। रैखिक संवेग संरक्षण नियम के अनुसार कहा गया किसी विलग निकाय का संपूर्ण रैखिक संवेग नियत करता है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 1 भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कब? 22 अक्टूबर 2008 को गया था, ठीक है। कब गया था? 22 अक्टूबर 2008 को गया था, आ गया था। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने वाले समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के सिवान थे। कौन थे? डॉक्टर के सिवान थे। अच्छा पूछ लिया जाए वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे सोमनाथ जी हैं, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। आगे चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कहा गया अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण 134 जहाज रानी कैंटरों से किया गया। तो भारतीय नाम है, क्या नाम है? भारतीय। तो भारतीय अंटार्कटिका में भारत का एक नया बेस है जिसे वर्ष 2015 में अधिकृत किया गया। इसका निर्माण 134 जहाज रानी कैंटरों या आपके कहा गया कैंटरों के द्वारा किया गया। हालांकि आंशिक रूप से इसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में कितने भारत के अनुसंधान स्टेशन है? 3 है। कौन कौन से हैं? आप कहेंगे एक गंगोत्री है, मैत्री है, भारतीय है। देखो दक्षिण गंगोत्री जो है वो 1983-84 में, और मैत्री 1988-89 में, भारतीय 2012 में। 12 इनमें से मैत्री तथा भारतीय वर्तमान कार्य थे, जबकि दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया है ना। यह अनुसंधान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के देखरेख में संचालित है, जो कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है। कहा गया वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो आप किसे बता सकते हो? भारतीय बता सकते हो, क्योंकि 2012 में इसे स्थापित किया गया था ना, ठीक है। तो कौन सा होगा? पहला था आपका दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था आपका मैत्री, और तीसरा आपका भारतीय 2012 से ना, ठीक है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिख रहा है, चलिएगा। तो कहा गया 2014 में आपके आर्कटिक में भूमिगत वेधशाला या आपके कहा गया एनडी आर्क की स्थापना, इसमें अब पूर्ण अंक दिए गए थे। हाँ तो भाई पूर्ण अंक पा जाते हो ना। कहा गया भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर कैंप किया गया। तो जुलाई 2018 में परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस कहा गया एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया। कितने किलोमीटर कर दिया गया है? तो आप कहेंगे 450 किलोमीटर। कितना? 290 से 450 किलोमीटर कर दिया गया। पहले कितनी थी? 290, अब कितनी के 450 कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है, क्या है? तो आप कहेंगे 2.8 से लेकर 3 गति मैक है, ठीक है, ठीक है। तो ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यह अपने साथ 300 किलोग्राम का पारस्परिक युद्ध शीर्ष ले जा सकता है, ठीक है। यह मिसाइल 2.8 से लेकर 3 मैक तक की गति से मार करने में सक्षम है। वर्तमान समय में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हाइपर सोनिक की श्रेणी में है, जिनकी मैक 5 से अधिक होती। कितनी होती? 5 से अधिक होती है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन से नियम या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं, है ना। कहा गया एवो ग्रांदे का नियम एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर
मात्रा में अणुओं की समान संख्या, क्या कहेंगे, समान संख्या होती है ना। तो ये सही है। कौन सा सही नहीं है ना, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो कौन सा सही नहीं है, आइए देखते हैं। चलिए, तो आप कहेंगे हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, तो ये बात सही है। कहा गया उन्होंने रसायन शास्त्र में बहुलता का नियम प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक आपके युग्मित नहीं होते जब तक कि अरिक्त कक्षक पर्याप्त है, अर्थात जब एक समूह हो इलेक्ट्रॉन आपके कहा गया अयुग्मित अवस्था में रहते हैं। एक साधारण, कहा गया साधारण लोलक की समय सीमा किस पर, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती, किस पर, लोलक की लंबाई पर। ठीक है, साधारण कहा गया एक सरल लोलक की समय समय सीमा का आवर्त का लोलक की लंबाई पर निर्भर करती, सरल लोलक का आवर्त का लंबाई के क्रमानुपाती होता है। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे आवधिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवधिक। कहा गया एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 एन मापता है, यदि वह व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उस तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा, तो 6 एन के समान ही होगा, है ना। ठीक है, कितना होगा, 6 एन के समान ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कितना होगा, उतना ही होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे कहा गया घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। घर्षण गति का विरोध करता है, क्या करता है, घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण एक प्रकार का प्रतिरोधक या अवरोधक बल है, यह गतिमान वस्तु को पीछे ढकेलता है। जब कोई कोई भी दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती तो वो वहां घर्षण बल पैदा हो जाता है, यह बल गतिमान पदार्थ के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, विसर्पी घर्षण तो आप कहेंगे सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। ठीक है, ठीक है, तो जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु के गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराई जाती है तो सतह से समांतर एवं गति की दिशा के विपरीत एवं अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक, सीमित घर्षण, विसर्पी या सर्पी घर्षण। कहा गया लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैनिक या सीमित घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। विसर्पी घर्षण का मान सीमित घर्षण से कम और आपके लोटनी घर्षण से अधिक होता है। कहा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट के में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया, तो आप कहेंगे भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो ने। अब आप कमेंट करोगे इसकी इसरो की स्थापना कब होती है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, आओ दो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब देखोगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह आ चुका है, चलिएगा तो देखते हैं क्या होगा। आपका कहा गया मई 2018 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन या इसरो के द्वारा कहा गया अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने स्वदेशी परमाणु घड़ी का विकास किया, जिसका उपयोग भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली में पृथ्वी पर स्थित क्या करेंगे, पृथ्वी पर स्थित है किसी वस्तु की सतही स्थिति के प्रक्षेपण और मापन हेतु किया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के कहा गया सुपर क्लस्टर का नाम क्या है, तो सरस्वती है। क्या नाम है, सरस्वती है। ठीक है, तो कहा गया इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर आपके एस्ट्रोनॉमी या आपके पुणे भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, कहा गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर तथा आपके न्यूमैन कॉलेज केरल को वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं के एक बहुत बड़े क्लस्टर की खोज की है, जिन्हें उन्होंने इसे सरस्वती नाम दिया। क्या, सरस्वती नाम दिया गया। यह पृथ्वी से 400 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मीन तारा मंडल में स्थित है। ठीक है, कहा गया CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन का विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। तो कहां पर, सारस भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन एवं विकास असैनिक विमान है। हल्के परिवहन विमान श्रेणी के इस बहुउद्देशीय विमान का बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन निर्मित किया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, कहा गया इसरो का मुख्यालय। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इसरो को शांति, कहा गया निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
BARC कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ट्राम्बे मुंबई में है, ठीक है। तो कहाँ पर होगा? ट्राम्बे मुंबई में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कहा गया बाबा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भाभा परमाणु कहा गया है आपके केंद्र, ठीक है। तो कहाँ पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र या मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में बहु विषयी अनुसंधान है। क्या गया टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती? 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करो। क्या गया प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, सौर सेल होता है। क्या होता है? सौर सेल होता है, ठीक है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होता है? सौर सेल होता है, ठीक है। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन आपके कहा गया प्रकाश वोल्टेज सेल सौर सेल होता है। सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश की किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक है, ठीक है। तो स्टीफन विलियम हॉकिंस एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक आपके ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। इन्हें आधुनिक युग का आइंस्टीन भी कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल और बैंग थ्योरी को समझने में अपनी भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 2018 में हो गई थी। कर्ण कहा गया बोसान नामक संबंध किससे है? तो आप कहेंगे एस एन बोस से है। किससे? एस एन बोस से है। आगे देखेंगे, चलो जल्दी से कर लो भाई ना, आप लोग जितना जल्दी। बोसान सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से। किससे? सत्येंद्र नाथ बोस प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्री में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसान तथा आपके फर्मियान। बोसान सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से ही है ना। वे कण जो फर्मी कहा गया डी रॉक सांख्यिकी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इनका आपके प्राचक्रण विषम कहा गया अर्ध सिद्धांत 1/2 3/2 है ना होता है, तथा जो पाउली के कहा गया अपवर्जन नियम का पालन करते हैं कहा गया फर्मियान कहलाते हैं, है ना। वे कण जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं और जिनका प्रचक्रण 0 1 2 3 4 होता है, बोसान कहलाते हैं। किसी भी परमाणु का नाभिकी कहा गया फर्मियान अथवा बोसान या इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें मौजूद प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों का योग सम अथवा विषम है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज या जलयान पानी पर तैरता रहता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे पिंड के भार में कमी और पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के तुल्य के बराबर या तुल्य होती है। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो नरम लोहा से तैयार होता है, ठीक है। कहा गया एक विद्युत चुंबक को एक गर्म लोहे की कोर के चारों ओर या तो परिनालिका के आकार में यू आकार में विद्युत रोधी तांबे की तार को लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो आप कहेंगे स्विच को। किसको? स्विच को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे पीजोमीटर। किसका? पीजोमीटर, ठीक है। आ जाओ भाई। तो कहा गया पीजोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग भूमिगत, कहां पर? भूमिगत, ठीक है, जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। कहा गया इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के परासरण और आपके प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, ठीक है। आगे हो, भारत की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का नाम अस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाला स्वदेशी कहा गया प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, जिसका विकास डीआरडीओ ने किया। इसकी क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली तो अस्त्र है? कौन सी अस्त्र है? कहा गया निम्नलिखित में से किसने
उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो जान आपके बर्दिन, है ना, आपके पियरे क्यूरी नहीं है, प्लीज, यह मैडम क्यूरी नहीं है, ठीक है। कहा गया जान आपके बर्दिन ने भौतिक के क्षेत्र में 2 बार 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार, जबकि आपके फ्रेडरिक सेंगेर ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार 1958 और 1980 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। दो, कहा गया विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। कहा गया निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार, तो अब मैडम क्यूरी आ जाएंगी, कौन, मैडम क्यूरी, ठीक है, आ दो भाई। तो अब आपका क्या होगा, मैडम क्यूरी हो गया, ठीक है। देखेंगे देखेंगे क्या मैडम क्यूरी 2 विषयों पर पाई है ना। देखो क्या कहता है ना, आपकी व्याख्या क्या कह रही है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बस लास्ट चल रही है क्लास ना, एकदम लास्ट क्लास में हम लोग आ चुके हैं। कहा गया मैडम क्यूरी ने विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल प्राप्त किया है ना। मैडम क्यूरी ने 1903 में भौतिकी और 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राप्त किया है। सैटेलाइट, कहा गया इनसैट 2E यहां से लॉन्च किया गया था, कैरू से, ठीक है, कैरू से। तो कहा गया इसरो द्वारा निर्मित इनसैट 2 श्रृंखला का अंतिम सैटेलाइट इनसैट 2E का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 3 अप्रैल 1999 को एरियन 42P प्रक्षेपण यान से दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फ्रेंच गुयाना कैरू से किया गया था, ठीक है। ओजोन होल किससे संबंधित है, देखो पेट 2022 में, है ना। अब एकदम लास्ट आ गए, 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ठीक है। तो कहां पर, तो आप कहेंगे समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, ओजोन छिद्र, है ना, का संबंध समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से लगभग 99.5% भाग को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर पहुंचाने से रोकता है तथा इसके प्रभाव से मानव तथा अन्य जीवों की रक्षा भी होती है, ठीक है। कहा गया स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण होता है, तो आप कहेंगे स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, किसके, स्टीयरिंग के ढीले। तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले स्टीयरिंग के ढीले होने या आपके व्हील फीरिंग को ठीक से फिट ना होने के कारण होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही परेशानी का बढ़ना, सॉरी, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना या किस स्थिति को दर्शाता है, कमजोर बैटरी को, ठीक है। किसको दर्शाता है, कमजोर बैटरी को। कहा गया बैटरी के कम चार्ज होने या कमजोर होने के कारण गाड़ी की रोशनी कम होती है। गाड़ी की गति बढ़ाने पर बैटरी से जुड़ा डायनेमो, ठीक है, अब अधिक विद्युत आपूर्ति करता है जिससे समृद्ध बल्ब की रोशनी बढ़ जाती है। तो ये थी आपकी, देखो सबसे पहले मैंने आपको बायो पढ़ा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा दी, अब आपको मैंने फिजिक्स, जैसा कि मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है, पढ़ाने के लिए भी टाइम टेबल की जरूरत होती है कि 15 अगस्त से पहले आपको सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट जीके जीएस या ट्रेडिशनल जीके जीएस छोड़ करके, ये तो सब्जेक्ट हैं, सारे कंप्लीट करा दिया है मैंने ना। फिर अब आपको जीके जीएस का वीडियो मिलेगा, जीके जीएस 2 वीडियो पर लगभग मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपको हिंदी मिलेगी, है ना, हिंदी मिलेगी, तो हिंदी के कम से कम 3-4 वीडियो मिलेंगे उससे, और फिर करंट अफेयर। तो अभी हमारे पास 15 दिन का समय है, और इस 15 दिन के समय पर आपको सब, और अब घटना चक्र की जो प्रैक्टिस बुक आई है वो भी आपको इन 15 दिनों में 5 है क्योंकि, तो वो भी करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके निपटा दिए जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का। आप सभी लोग बस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चले। आपको भरपूर तैयारी यहाँ पर पूर्ण रूप से कराई जाएगी, तो आप सभी लोग बस इस क्लास को एंजॉय करें, आनंद लें और लोगों तक शेयर करते चलें। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लें, है ना। वहां पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है, और भी आपकी ऑथेंटिक पीडीएफ जो यूपीएसआई यूपीपी